अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, हम ठीक हैं। आप कैसे हैं? जी सर, आ रही है। जी बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए सही है। लोगों ने ज्वाइन कर लिया अभी तक? जब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो रिसेंट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसी की कंटिन्यूटी में ये लेक्चर नंबर 26, इसकी स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की हैं। और इससे जो पहले वाला पार्ट है दैट इज़ अबाउट द परमोटेशंस, फैक्टोरियल एंड कम्बिनेशंस। और इसका एक डिफरेंस हमने पढ़ा था कि परमोटेशंस के मीनिंग क्या हैं, कम्बिनेशन के क्या मीनिंग है, और किस तरीके से आप n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उनकी परमोटेशन कैसे आप लेते हैं आउट ऑफ r एलिमेंट्स, और r एलिमेंट्स की परमोटेशन आउट ऑफ n एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, या उनका कम्बिनेशंस कैसे लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हमने उसमें की थी। उसी की कंटिन्यूटी में इसको आगे बढ़ाते हुए ये एक्चुअली जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द काउंटिंग रूल्स। सो काउंटिंग रूल्स पार्ट 1 और काउंटिंग रूल्स पार्ट 2 एक्चुअली, कि अगर आपके पास कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है, कोई सेट है उसमें कोई n एलिमेंट्स हैं, किसी और सेट में आपके पास m एलिमेंट्स हैं, आप उनके कम्बिनेशंस देखना चाहते हैं, आप उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एक टूर्नामेंट होता है, जैसे हमने लेक्चर में भी शायद जिक्र किया था इस बात का। तो उस टूर्नामेंट में बहुत सारी टीम्स जो हैं वो खेल रही होती हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। तो उन तमाम टीम्स को जब आप एक उसका एक डिज़ाइन करते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कितने मैच खेलेगी, उसकी विनिंग या वो लूज़ जो है वो कब करेगी। और टूर्नामेंट में आप एक स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक एक पूरा जो है वो शेड्यूल, उसमें एक कम्बिनेशन के हिसाब से आप शेड्यूल देते हैं। तो उसको ये भी एक किस्म का काउंटिंग रूल में आता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई सिलेक्शन लेनी हो, आपके पास कोई 10 मेंबर्स टीम है, 20 मेंबर्स टीम है, एक सेट ऑफ 20 मेंबर्स है, और आपने उसमें से 3 मेंबर्स टीम लेनी है डिफरेंट। तो फॉर एग्जांपल 20 आपके पास एलिमेंट्स हैं और उसमें टीम्स बनानी हैं, और ईच टीम जो है दैट दैट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 3 मेंबर्स। तो अब आप जब टीम्स बनाएंगे तो 6 टीम्स तो कंप्लीट बन जाएंगी, जिसमें 6 थ्रीज और 18 एक्चुअली, बाकी 2 लोग रह जाएंगे। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि आप टीम्स बनाएं जिसमें मिनिमम जो है वो 3 एलिमेंट्स हों और मैक्सिमम 4 हों, तो उस केस में फिर आपके पास जो 6 टीम्स हैं, लेट से अगर आप बनाते हैं तो 18 एलिमेंट्स उसमें अकामोडेट हो जाएंगे, जो 2 रह जाएंगे वो किसी 2 टीम्स में जो है वो उसमें शामिल कर लेंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास 2 टीम्स ऐसी होंगी जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, और बाकी 4 टीम्स ऐसी होंगी जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। तो इससे जो है ये 20 एलिमेंट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स है, या जो काउंटिंग रूल है, इसको आप कैसे अप्लाई करते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने कंप्यूटर का, अपने लैपटॉप का, अपना मोबाइल फ़ोन का अगर पासवर्ड सेट करना है, अपनी ईमेल का पासवर्ड सेट करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं उस पासवर्ड को सेट करने के लिए। लाइक आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक आपके पास 10 नंबर ऑफ न्यूमेरिक डिजिट हैं, इसी तरीके से आपके पास कुछ सिंबल्स आ जाते हैं। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स यू हैव इन योर चॉइस टू सेलेक्ट अ पासवर्ड एक्चुअली। तो इस केस में अगर आप जब पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं, कि जो आपके पास अवेलेबल सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, उस अवेलेबल एलिमेंट्स के सेट में से आप रिपीटिशन ले सकते हैं पासवर्ड को सिलेक्ट करते हुए, या पासवर्ड का जो हर एलिमेंट है वो दूसरे से डिस्टिंक्ट होगा। आई मीन 4 डिजिट का पासवर्ड है, 5 डिजिट का पासवर्ड है, 10 डिजिट का पासवर्ड है, तो उसके कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे आपके पास, हाउ मेनी चॉइसेस यू वुड हैव एक्चुअली।
अगर आप रिपीटिशन अलाउ करते हैं तब कितनी होंगी, रिपीटिशन अलाउ नहीं करते हैं तब कितनी होंगी। तो ये चीज़ें कुछ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी और कुछ आज के दिन में हमने कुछ रिजल्ट्स देखने हैं कि उन रिजल्ट्स को अप्लाई करके आप इस तरह की सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। तो इस वक्त आपके सामने एक अगर आप देख पाएँ तो स्लाइड नंबर 15 है। ये मैंने पावर पॉइंट में एक्चुअली इसको ओपन किया हुआ है। लेक्चर 26 है परहैप्स। इसमें काउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो आपके पास नंबर ऑफ सेट्स हैं लाइक सेट ए, सेट A1, सेट A2, A3 up to so on AK. Suppose we have a finite set equals the union of k distinct mutually disjoint subsets A1, A2 up to so on AK. तो ये जो सेट है ये इक्वल है यूनियन ऑफ के डिस्टिंक्ट म्यूचुअली डिस्जॉइंट। आपके पास A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AK, ये एक डिस्जॉइंट सेट्स हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि ये पार्टीशन है, बेसिकली एक सेट की पार्टीशन बनाई है। जिसका यूनियन लें तो वही सेट A आ जाता है, जिसका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आ जाता है। तो आपने एक सेट A की पार्टीशन बनाई है। अब अगर मैं ये कहूँ कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स A1 में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A2 में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट AK में कितने हैं, तो अगर आप काउंट करते हैं और उनको सम करेंगे तो वो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट A में एक्चुअली। सो दैट्स हाउ यू काउंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ऑफ डिसजॉइंट सेट्स एक्चुअली। तो जैसे ही एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कंप्यूटर एक्सेस पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम 1 to 3 लेटर chosen from 26 in the alphabet with repetition allowed. So how many different passwords are possible? Okay, बड़ा सिंपल है ये, हमने लेक्चर में भी लास्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास अगर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, आपने एक पासवर्ड चूज करना है 3 लेटर पासवर्ड आउट ऑफ A to Z आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, रिपीटिशन अलाउ है और आपने ये देखना है कि हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स यू कैन चूज एक्चुअली, कितने पासवर्ड आप डिफरेंट पॉसिबल हैं आपको उसमें चूज करने के। तो अगर आप ये कहें कि ये 3 डिजिट है तो आपने किसी एक पोजीशन पे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 26 हैं। दूसरे पोजीशन पे भी 26 चॉइसेस हैं और थर्ड डिजिट जो उसका लिखना है आपने उसकी भी 26 चॉइस, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है इसलिए 26 पावर 3 हो जाएगा। तो ये एक आपने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, उसके तहत अगर आपके पास एक स्टेप लाइक इसका पहला डिजिट अगर आपने लिखना है तो ये फर्स्ट स्टेप है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू परफॉर्म फर्स्ट स्टेप टू फिल द फर्स्ट डिजिट, 26। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर टू फिल द सेकंड डिजिट, यानी 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है आपने, तो अगेन 26 है क्योंकि आपके पास रिपीटिशन अलाउ है। और रिपीटिशन अलाउ ना होती तो पहला स्टेप जो है वो 26 वेज में होता, दूसरा स्टेप 25 वेज में होता और तीसरा स्टेप 24 वेज में होता। द रीज़न इज कि जब एक आप डिजिट यूज़ कर लेते हैं और वो रिपीट नहीं हो सकता तो एक माइनस हो जाता है। 26 में से माइनस होगा 25, फिर एक और माइनस होगा तो 24। सो दैट्स हाउ यू अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर रूल टू काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली। अब वो कहते हैं रिपीटिशन अलाउ है तो आप 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें, स्लाइड नंबर 16, तो सेट ऑफ ऑल पासवर्ड्स ऑफ लेंथ लेस आर इक्वल टू 3। अच्छा, क्वेश्चन जो है आपके पास वो ये है कि यू हैव पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम 1 to 3 लेटर चोजन फ्रॉम द 26, यानी 1 से लेकर 3 लेटर तक का पासवर्ड है। ये एग्जैक्टली 3 लेटर का नहीं है बल्कि वो 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। तो अगर आपने पासवर्ड ऑफ लेंथ 1 चूज करना है तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पासवर्ड ऑफ लेंथ 2 चूज करना है तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, ये कितने पॉसिबल वेज हैं। और पासवर्ड ऑफ लेंथ 3 चूज करना है तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आपके पास पासवर्ड एक लेंथ 1 का है, आई मीन उसमें एक डिजिट आपने सेलेक्ट करना है, तो यू हैव 26 वेज। तो एक तो आपके पास पासवर्ड ये हो गया। दूसरा पासवर्ड आपने लेंथ 2 का चूज करना है, आई मीन उसमें 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो 26, एक डिजिट उसमें 26 चॉइसेस के साथ होगा, दूसरे डिजिट में भी आपके पास 26 चॉइसेस होंगी तो इट विल बी 26 पावर 2।
So if you want to choose a password of length 2, so you will have 26 raised power 2 ways to choose that actually. और इसी तरीके से अगर आपने पासवर्ड ऑफ लेंथ 3 चूज करना है तो वो मैंने पहले ही बताया वो 26 रेज्ड पावर 3 है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये कहूँ कि सेट ऑफ ऑल पासवर्ड्स ऑफ लेंथ लेस आर इक्वल टू 3, सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यू वुड हैव, तो आप कहेंगे कि लेंथ 1 के लिए 26 है, लेंथ 2 का पासवर्ड चूज करने 26 रेज्ड पावर 2 है, इसी तरीके से लेंथ 3 का पासवर्ड चूज करने के लिए आपके पास 26 रेज्ड पावर 3। इन तमाम को एड अप कर दें, actually password of length 1 is distinct from the password of length 2 is distinct from the password of length 3। तो मतलब 3 पासवर्ड हैं, एक डिजिट लेंथ 1 का है, एक पासवर्ड लेंथ 2 का है और एक पासवर्ड लेंथ 3 का है। मसलन मैं कहता हूँ एक पासवर्ड है 2, दूसरा पासवर्ड है लेट्स से 23 2 लेंथ वाला। इसी तरीके से आपके पास तीसरा जो पासवर्ड है दैट इज ऑफ लेंथ 3, आई मीन 1 2 3। अब ये तीनों डिजिट्स ये डिस्टिंक्ट हैं एक्चुअली। तो डिस्टिंक्ट अगर सेट्स हैं या सब सेट्स हैं तो उनको अगर आप सम अप कर देते हैं तो दैट विल काउंट टुवर्ड्स द होल सिचुएशन। कि आपने सेट ऑफ ऑल पासवर्ड्स ऑफ लेंथ लेस आर इक्वल टू 3 बताने हैं, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, यू विल सम अप ऑल दी ऑपरेशंस एक्चुअली। यानी एक ऑपरेशन पासवर्ड ऑफ लेंथ 1 के लिए है, दूसरा ऑपरेशन पासवर्ड ऑफ लेंथ 2 के लिए है और तीसरा ऑपरेशन पासवर्ड ऑफ लेंथ 3 के लिए है। सो यू एड अप ऑल दीज ऑपरेशंस एंड एंड अप विद द entire operation of choosing set of all passwords of length less or equal to 3। तो आई होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप ये पॉसिबिलिटीज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अल्टीमेटली ये आंसर जो आपके पास आ रहा है 18278, अगर आप लास्ट में देखें सो दिस इज एक्चुअली द आंसर। तो एक तो आपने जो अभी रिजल्ट पढ़ा है वो ये है कि अगर आपके पास एक सेट ए है और उस सेट ए के सब सेट्स हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, आई मीन उसकी पार्टीशन सेट बनाया आपने, उसकी पार्टीशंस बनाई हैं A1 A2 A3, तो आप क्या करते हैं कि हर सब सेट के अगेंस्ट आप उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, नंबर ऑफ वेज देखते हैं कि वो A1 सेट कैसे मिलता है, A2 कैसे मिलता है, A3 कैसे, और उनको सम अप कर देते हैं। तो दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और दैट विल काउंट टुवर्ड्स द टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सिमिलरली अगर आप ये स्लाइड देखें 17 बिल्कुल उसी पैटर्न पे है और इसमें स्टेटमेंट ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 999 इंक्लूसिव आर डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन ये है कि आपने 3 डिजिट इंटीजर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 999 इंक्लूसिव और डिविजिबल बाय 5, इसमें से कितने 3 डिजिट्स हैं, इन 3 डिजिट्स में से कितने हैं जो डिविजिबल बाय 5 हैं। लाइक आपको पता है कि डिविजिबल बाय 5 जो नंबर्स होते हैं उनकी जो यूनिट वैल्यू होती है दे एंड अप आइदर विद 5 और 0। लाइक अगर मैं कहूँ कि 100 है तो 100 डिविजिबल बाय 5 है, देन 105, देन 110, देन 115। तो ये एक क्लासिफिकेशन है कि कोई भी नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 होगा from this lot actually 100 to 999, so it must end up in 5 or in 0. Thus the set of all 3 digit integers that are divisible by 5 can be split into mutually disjoint subsets A1 and A2 as shown in figure। okay, तो सिंपल ये है कि हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। The one is you are saying 3 digit integer that ends in 0 like 100, 110, 120, 130। Similarly, there is another classification where 3 digit integers that ends in 5 actually, जैसे 105, 115, 125 and so on। आप 999 से पहले तक आप जा सकते हैं इसमें। अब इसमें होगा ये कि दो सेट्स बन गए हैं, एक वो जो 0 पे एंड हो रहे हैं और दूसरे वो जो 5 पे एंड हो रहे हैं। एक सेट को A1 कह दिया, दूसरे को A2 कह दिया। इन दोनों को जब आप इनका यूनियन लेंगे इट मस्ट बी सेट ए। सेट ए से मुराद ये है कि जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो आपने
यानी वो नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 हैं, आपने उसको 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया, ठीक है। और दोनों का जब आप यूनियन लेते हैं तो दैट इज एक्चुअली गिविंग यू द टोटल। जो भी आपसे कहा गया कि वो डिविजिबल बाय 5 हैं, तो उसमें सारे डिविजिबल बाय 5 नंबर्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि 3 डिजिट नंबर अगर आपने देखना है 100 से लेकर 999 तक, तो फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी चॉइसेस हैं पहले डिजिट के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो फर्स्ट डिजिट में आपके पास 9 चॉइसेस हैं, बल्कि जो लेफ्ट हैंड पे होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे आप 0 नहीं लिख सकते हैं, अदरवाइज वो 2 डिजिट रहेगा। आई मीन्स 115 तो लिख सकते हैं, लेकिन 15 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 डिजिट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ये जो आपके पास लेफ्ट मोस्ट डिजिट आएगा, उसमें 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 0 कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी देयर एक्चुअली। हाँ, लेकिन मिडल वाले में 0 शामिल हो सकता है, आखिरी वाले में भी 0 शामिल हो सकता है। तो नंबर एंड्स इन 0 जो आपके पास ये बॉक्स दिया हुआ है, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है जो नंबर एंड्स इन 0 है, ठीक है। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज यू हैव, यू कैन ओनली चूज 0 एक्चुअली एट द एंड, इस केस में। जबकि मिडल में आपके पास 10 चॉइसेस हैं, यू कैन हैव एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 9। जबकि लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है, you have 9 choices actually. You cannot include 0 over here, otherwise ये टू डिजिट बन जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि नंबर एंड्स इन 0 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। सो एक पूरा ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या है कि आपने 3 डिजिट यहाँ पे प्लेस करने। सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव, यू मल्टीप्लाई ऑल द चॉइसेस, 9 चॉइसेस, 10 चॉइसेस एंड देन 1 चॉइस एक्चुअली आखिर में। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 90 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप नंबर्स एंड्स इन 5 करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही चॉइसेस रह जाएंगी। यानी एक ऑपरेशन जिसको आप इस 3 डिजिट नंबर को एंड्स कर रहे हैं इन 0, अनदर फॉर 5 यू एंड्स इन 5। तो चॉइसेस आपके पास एक के केस में भी 90 हैं, दूसरे के केस भी 90 हैं। तो टोटल A1 और A2 की कितनी चॉइसेस बनती हैं, अगेन आपने वो रूल अप्लाई करना है डिसजॉइंट सेट्स वाला कि n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2, तो 90 प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180। तो अब आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 which are further classified in 2 ways, and then you sum up the number including set A1 and the number including set A2, that will give you 90 plus 90 which is 180। इसका मतलब है आपके पास टोटल 180 choices हैं to formulate, to construct the number of 3 digit integer which are divisible by 5। आई होप सो। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आप अप्लाई करते हैं, तो आपने कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके पास इस तरह की आती है तो आपने ये देखना है कि मैंने उस पर कौन सा रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है या डिसजॉइंट सेट्स का रूल अप्लाई करना है। इसी तरीके से आगे कुछ और रिजल्ट्स भी आप पढ़ेंगे, जिसमें अगर आप स्लाइड नंबर 19 को देखें तो देयर इज अ डिफरेंस रूल एक्चुअली। डिफरेंस रूल बड़ा बड़ा सिंपल सा है कि इफ़ यू हैव, अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें, मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, वो ज़्यादा आपको समझ आएगी। इफ़ ए is a finite set and B is again a subset of A, then number of elements you count in set A minus B, यानी difference of the set में number of elements which must be equal to number of elements in set A minus number of elements in set B। अच्छा, इसका आसान ये है कि अगर आपके पास सेट A है उसमें n एलिमेंट्स हैं, उसका कुछ सबसेट B है उसमें k एलिमेंट्स हैं, और k जो है वो स्मॉल है n से, k इज लेस देन n एक्चुअली। तो A माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, n माइनस के एलिमेंट्स। अब आप इसको अगर ये डिफरेंस रूल है एक्चुअली, n ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस n। इस रिजल्ट को आपने माइंड में रखना है। अब हम इसको उस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, जो एग्जांपल हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, कि अगर आपने 4 डिजिट का पासवर्ड सिलेक्ट करना है आउट ऑफ अवेलेबल 36 लेटर्स, आई मीन उसमें 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और 10 जो है वो न्यूमेरिक डिजिट हैं। तो 36 अगर आपके पास अवेलेबल एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, लेटर्स हैं, उसमें से आपने 4 डिजिट का पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो अगर रिपीटिशन अलाउ है, इफ़ यू रिकॉल, तो रिपीटिशन अलाउ हो तो आपके पास ये 36 रेज्ड पर 4 है एक्चुअली, 364 नहीं है, इट इज़ एक्चुअली 36 रेज्ड पर 4। तो रिपीटिशन अलाउ हो तो ये वो नंबर है
कि हमने कहा था ये पॉसिबिलिटीज हैं, these are the possibilities actually where we can express, we can formulate a 4-digit pin actually when repetition is allowed. अच्छा, अब अगर आप इसको देखें, ये रिपीटिशन अलाउ नहीं है, फिर हमने इसका ये केस भी डिस्कस किया कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 33 आ जाएगा. सो बट देयर आर 14, 13, 720 पिन्स व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. अच्छा, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी. तो रिपीटिशन अलाउ है तो आपके पास ये नंबर है 36 raised to 4 which is equal to 1679616, एंड व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो ये नंबर है. अब इन दोनों को अगर आप डिफरेंस लेंगे तो द डिफरेंस ऑफ द टू दैट विल गिव यू नंबर ऑफ पिन्स दैट कंटेन रिपीटेड सिंबल्स एक्चुअली. इसका मतलब ये नॉन रिपीट है, ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ये नॉन रिपीट है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है. रिपीटिशन अलाउ हो तो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ 1679616. तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दैट डिफरेंस विल गिव यू एग्जैक्टली द नंबर ऑफ वेज वेयर पिन्स कंटेन रिपीटेड सिंबल्स एक्चुअली. तो इसके ये जो 1413720 के अलावा जो पिन्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक्चुअली रिपीटिशन कंटेन कर रही हैं. तो ये डिफरेंस रूल एक्चुअली आप अप्लाई करते हैं कि आप कहते हैं कि एक सेट है उसमें n एलिमेंट्स हैं, उसके सब सेट्स में k एलिमेंट्स हैं, तो जब काउंट करेंगे उसको तो उसमें आप डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे n माइनस k के हिसाब से. और ये यहाँ पे तो ये जो 265896 है, ये वो पॉसिबिलिटीज हैं, पिन्स जो आप बनाएंगे उसकी पिन 4-digit पिन 265896, ये पॉसिबल वेज हैं जो कि जिसमें रिपीटिशन आएगी. इसके अलावा जितनी भी पेन्स होंगी उनमें रिपीटिशन नहीं होगी. सो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे. आप कोई भी एक सिचुएशन बनाएं, उस सिचुएशन में आप एक सेट n एलिमेंट्स का लें, दूसरा उसका कोई सबसेट लें और आप उस पर काउंटिंग रूल अप्लाई करके डिफरेंस रूल वो आप बता सकते हैं. अब मैं इसको बल्कि सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि अगर आप BSM की ये BSM 2 है और BSM 2 के मैं कहूँ कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं या उनका A ग्रेड है या उनका B ग्रेड है, तो अब आपने करना है कि हाउ मेनी B ग्रेड्स आर देयर और हाउ मेनी A ग्रेड्स आर देयर. तो आप सिंपल देखें कि अगर मैं ये कहूँ कि A ग्रेड्स और B ग्रेड्स हैं, लेकिन A ग्रेड्स जो हैं आउट ऑफ 30 वो 20 लोगों के हैं, तो नेचुरली हाउ मेनी बी ग्रेड्स आर देयर, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इस क्लास में या ए ग्रेड है या बी ग्रेड है. सो नंबर ऑफ ए ग्रेड्स वो 20 है आउट ऑफ 30, वो जो 10 होंगे बेसिकली वो नंबर ऑफ बी ग्रेड्स आ जाएंगे. तो वो डिफरेंस रूल से ही आता है आपके पास कि टोटल 30 है, उसमें से ए 20 है, यू जस्ट माइनस इट एंड यू गेट एक्चुअली द नंबर ऑफ बी ग्रेड्स, वो 20 आ जाएंगे. सिमिलरली ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का रूल है स्लाइड नंबर 21 में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको हम आगे जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसमें ये दोनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो आपके इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रूल्स. कि अगर आप काउंटिंग में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं एक सिचुएशन. लेट ए बी एंड सी आर एनी फाइनाइट सेट्स, देन n of A union B is equal to, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन्ड बाय द सेट A और सेट B. ये A यूनियन B का मतलब है कि अगर आप n को कहते हैं कि आप काउंट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट A और एलिमेंट्स ऑफ सेट B. सो n of A union B means कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स which contain some elements of set A or some elements of set B, or elements of B actually, not some elements, all elements. तो ये इंक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, रूल ये कहता है कि यू कैन राइट इट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, you just minus it, you just sum them and then minus from the number of elements in the intersection of A and B. इसको आगे एग्जांपल में आप अप्लाई करेंगे, इसी को आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगी. सिमिलरली अगर आपके पास 3 सेट्स हैं, लाइक सेट ए है, लाइक सेट बी है, लाइक सेट सी है,
जैसे एक आगे एग्जांपल आएगी 2 स्लाइड्स के बाद कि मैं ये कहूँ कि अगर आप में से हर स्टूडेंट जो है वो 30 की क्लास है बीएसएम की, आप लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, आप उसके साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो लेट्स से एक चॉइस है स्टूडेंट्स के पास, जो 30 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कैलकुलस दोनों पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोई इनमें से कोर्स ना पढ़ रहा। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें आपके पास 3 बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं, ए बी सी, यानी स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली who are studying the course of calculus, the course of discrete mathematics and computer programming. तो अब ये सिचुएशन, ये इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव रूल इस पे कैसे अप्लाई होगा? अब अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं जो या तो कैलकुलस पढ़ रहे हों, या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हों, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हों, आउट ऑफ अ लॉट ऑफ 30 और 50 और 60, कोई भी नंबर है उसमें से, how can you exclusively apply it by using this rule actually? तो आप बताते हैं कि number of elements in set A, then number of elements in set B, then number of elements in set C, इन तीनों का sum कर दें, then you subtract it from number of elements in set A and B, number of elements in set A and C, number of elements in set B and C, plus number of elements from the intersection of all these sets actually. अब इन दोनों रूल्स को सक्सेसिवली हम अप्लाई करते हैं ओवर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे ये नीचे ही इसी के एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है कि एग्जांपल काउंटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ जर्नल यूनियन, लाइक हाउ मेनी इंटीजर फ्रॉम 1 थ्रू 1000 आर मल्टीपल ऑफ 3 आर मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इस पे कौन सा रूल अप्लाई करना है? यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट से दो सेट्स नजर आ रहे हैं। एक सेट ये कहता है कि आपके पास जो सेट है वो ये है 1 थ्रू 1000। एक सेट है जिसमें 1000 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 1000 तक। आपने ये बताना है कि उसमें से कितने इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स हैं 1 टू 1000, जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 3 इंटीजर्स होंगे वो एक सेट बनेगा, मल्टीपल ऑफ 5 होंगे वो एक दूसरा सेट बनेगा। तो हम इसको एक सेट को सेट ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम सेट बी का नाम दे देते हैं। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 उसको हम सेट ए कह देंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5 उसको हम सेट बी का नाम दे देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अब आपने 1 से लेकर 1000 तक देखनी है कि 3 के डिविजिबल मल्टीपल कितने हैं, वो एन ऑफ ए आ जाएगा। फिर हमने देखना है कि 5 के मल्टीपल कितने हैं, वो हम उसको बी का नाम एन ऑफ बी कह देंगे। फिर हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, आई मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 15। तो आपने ये देखना है कि 15 के मल्टीपल कितने हैं, वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। जब ये आ जाएंगे तीनों, तो आपने जो राइट हैंड साइड है ना, ये जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है, पहले वाला रिजल्ट एन ऑफ ए यूनियन, ये अप्लाई करेंगे, इंक्लूसिव रूल अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो इसका बी पार्ट है, ये डिफरेंस रूल से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हाउ मेनी इंटीजर फ्रॉम 1 थ्रू 1000 आर नीदर मल्टीपल्स ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये एक्चुअली उसका कॉम्प्लीमेंट है कि अब आपके पास 1000 इंटीजर में से मैं कहता हूँ 200 हैं जो डिविजिबल, जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं या 5 हैं। तो बाकी 800 क्या होंगे? दे आर नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 5। तो वो डिफरेंस रूल अप्लाई होगा। एक्चुअली डिफरेंस रूल और ये इंक्लूसिव रूल ऊपर डिफाइन किया गया है, ये पार्ट ए और पार्ट बी पे अप्लाई होके इसका आपको आंसर मिल जाएगा। और इसको एक्सप्लेन किया गया है, पहले तो डिफाइन किया गया है कि सेट ए आपके पास क्या है, सेट बी क्या है, ए यूनियन बी से आपकी क्या मुराद है, ए इंटरसेक्शन बी से क्या है। ये स्लाइड नंबर 22 इज वेल एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट contained in the question actually. So let A be the set of all integer from 1 through 1000 that are multiple of 3. Set B again is a set of all integer from 1 through 1000 which are multiple of 5. Set A union B, the set of all integer from 1 through 1000 that are multiples of 3 are multiple of 5. और इंटरसेक्शन में आपने आर की बजाय एंड कर लेना है। तो पहले तो आप इसको डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। अब हम आ जाते हैं
कि 1 से लेकर 1000 तक जो डिविजिबल बाय 3 हैं वो कितने हैं। तो 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो अब आपने देखना है कि डिविजिबल बाय 3 कितने हैं, तो 1000 को 3 पे डिवाइड करें तो 333 आता है, बाकी रिमाइंडर 1 आता है, वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो है वो आपके पास 333 मल्टीपल्स हैं 3 के 1000 इन फर्स्ट 1000 इंटीजर्स के लिए। सिमिलरली तो ये तो 333 आ गया। Similarly, each multiple of 5 from 1 through 1000 has the form, ये 5 into k है एक्चुअली। तो 5 के मल्टीपल जो हैं आप 1000 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 200 मल्टीपल आ जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँगा कि एन ऑफ ए क्या है तो आप कहेंगे 333, एन ऑफ बी क्या है तो वो आपके पास 200 है। जब इन दोनों का सम, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आप 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो होल नंबर आएगा उसके उसमें क्वोशंट में वो आपके पास 66 आएगा। 67 पे वो 1000 से ग्रेटर हो जाएगा एक्चुअली, तो 66 आ जाएगा। So you are simply calculating n of a, n of b and then n of a intersection b. तो a intersection b जो है n of वो आपके पास 66 आ गया। ओके, तो अब आप देखिए n of a 333 है, n of b 200 है, 66 से माइनस कर लें तो 467 है। What do you mean by 467? By the inclusive rule ये हमें ये बताता है कि आपके पास जो मल्टीपल हैं 3 के या फिर मल्टीपल ऑफ 5 के आउट ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर वो 467 है। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, 1000 में से 467 माइनस करेंगे वो जो आंसर आता है दैट इज एक्चुअली 523। ये आंसर 523 जो है, सॉरी 533, ये वो इंटीजर हैं जो कि ना कि 5 पे मल्टीपल है ना ही वो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ये डिफरेंस रूल से पार्ट बी का आंसर मिल गया। होप्स हो कि ये जो इंक्लूसिव रूल है और जो डिफरेंस रूल है ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा इसमें। बीच में पिजन होल आ गया, लेकिन आगे जाके वो जो दूसरा इसका रूल है वो भी आगे अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लाइड्स जो हैं ये 35 स्लाइड में, मैं पहले 35 स्लाइड को एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं पिजन होल प्रिंसिपल पे जाता हूँ। एक्चुअली ये उसी की कंटिन्यूटी में है जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो इंक्लूसिव रूल है, जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास 3 सेट्स हैं, 3 सिचुएशन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी है। तो आपने काउंटिंग लेनी है ए की, बी की, यूनियन बी, यूनियन सी की। तो एक्सक्लूसिव रूल कैसे अप्लाई होगा, अब जैसे ये एक सिचुएशन है डिपिक्ट की गई है कि प्रोफेसर और टीचर इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास passes out of form asking students to check all the mathematics and computer science courses they have recently taken. The finding is that out of a total of 50 students in the class, okay, ये एक सिचुएशन है कि क्लास टीचर हैं, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स में तो चेक कि उन स्टूडेंट में से किसने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर कोर्सेज कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पढ़े हैं रिसेंटली। तो 50 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया और ये जो नीचे रिजल्ट आ रहे हैं ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है ये उसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स क्या हैं कि 30 टुक प्री कैलकुलस, 30 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 50 जिन्होंने प्री कैलकुलस पढ़ी है। 16 टुक प्री कैलकुलस एंड जावा, प्री कैलकुलस जावा है और तीसरा इसमें सब्जेक्ट कैलकुलस है, प्री कैलकुलस, कैलकुलस एंड जावा। सिमिलरली 18 टुक कैलकुलस, 18 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली कैलकुलस पढ़ी है। 8 took both calculus and Java, and 26 took Java. 47 took at least one of the 3 courses. 9 took both pre-calculus and calculus. अच्छा, अब ये इसमें एक चीज नोट करें कि इसमें जो 47 का नंबर है, ये 47 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक कोर्स जरूर पढ़ा है इन तीनों में से। तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री कैलकुलस पढ़ी है वो सेट ए हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
हु स्टडीड कैलकुलस उसको हम बी कह देंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड जावा उनको हम सेट सी कह देंगे। तो आपके पास 3 सेट्स हैं एक्चुअली। एक सेट में वो स्टूडेंट्स जो प्री कैलकुलस पढ़ते हैं, दूसरे सेट में आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलस पढ़ते हैं, और तीसरे सेट में आपके पास वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जावा पढ़ी। तो अब अगर आप इन 3 सेट्स को रख के माइंड में ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज दी गई हैं, इसका आप आंसर कर सकते हैं। द फर्स्ट क्यूरी इज हाउ मेनी, जो पार्ट ए एक्चुअली, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिडंट टेक एनी ऑफ द 3 कोर्सेज। ओके, कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई कोर्स भी नहीं उठाया। तो इसका आंसर आपको ऊपर स्टेटमेंट में नजर आ जाएगा। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 47 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक कोर्स उठाया है। इसका मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक कोर्स भी नहीं पढ़ा। वो डिफरेंस रूल आप अप्लाई कर देंगे। टोटल 50 हैं। इस सारी जो सर्वे है उसमें एक चीज हमें सामने आई हमारे कि 47 स्टूडेंट में से एक कोर्स तो लाजमी किसी ने पढ़ा है। बाकी ने 2 भी पढ़े होंगे, कुछ ने 3 भी। एक कोर्स वाले एटलीस्ट 47 है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी 3 है उन्होंने कोई कोर्स नहीं पढ़ा है। तो ये डिफरेंस रूल अप्लाई करके पार्ट ए का आंसर आपको मिल जाएगा। पार्ट बी को अगर आप देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट टुक ऑल 3 कोर्सेज, तो क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में आपको आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक ऑल 3 कोर्सेज। ओके, अगर आप इसमें इसी ये जो फॉर्म है इसी में से अगर आप देखें कि 3 कोर्सेज, प्री कैलकुलस है, दूसरा कैलकुलस है और तीसरा जावा है। अब इस सिचुएशन को अगर आप देखें पार्ट बी में, स्लाइड नंबर परहैप्स 36 है, तो आप पी सेट को लिख रहे हैं, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक प्री कैलकुलस। सी आप एबीसी की बजाय पी सी जे कह रहे हैं बेसिकली, नो वरी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सी को आप कह रहे हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक कैलकुलस, एंड जे इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक जावा। देन बाय द इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रूल वो ये कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक आइदर प्री कैलकुलस आर कैलकुलस आर जावा। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो प्री कैलकुलस पढ़ी है, या कैलकुलस पढ़ी है, या जावा पढ़ी है, यानी ये तीनों जो हैं उसमें कवर हो रहे हैं। तो वो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इंक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक प्री कैलकुलस, वो आप देख लें ऊपर डिफाइन किया गया है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक कैलकुलस ये आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक जावा, तो ये तो आपके पास गिवन है। फिर आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक बोथ प्री कैलकुलस एंड कैलकुलस, ये भी गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक pre-calculus and Java, then number of students who took calculus and Java, and number of students who took either, who took pre-calculus and calculus and Java. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स ने टोटल जो है आपके पास जो नंबर ये आ रहा है वो 47 है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स हु टुक आइदर प्री कैलकुलस, कैलकुलस और जावा, कोई एक जरूर उसमें से पड़ा है, वो आपके पास 47 है। तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक प्री कैलकुलस, कैलकुलस एंड जावा, जिन्होंने ये तीनों पढ़े हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली पूछा जा रहा है आपसे। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसकी बेस पे आपने एक्सक्लूसिव रूल अप्लाई करते हुए, इंक्लूसिव रूल अप्लाई करते हुए आपने ये फाइंड कर लिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु टुक all of the 3 courses, pre-calculus, calculus and Java, and the number is 6 actually. And similarly, अगर आप पार्ट सी पे जाएंगे और पार्ट सी को अगर आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लें तो कोई इशू नहीं है। लेट मी रिकॉल के पार्ट सी क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक प्री कैलकुलस एंड कैलकुलस बट नॉट जावा। तो इसको पार्ट सी को वेन डायग्राम से भी शो कर दिया गया। वैसे भी आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि आपने बेसिकली 3 सेट्स हैं, आप वेन डायग्राम बनाएं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ प्री कैलकुलस पढ़ी है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी है, जिन्होंने जावा पढ़ी है, और कितने हैं जिन्होंने इन कॉमन पढ़े हैं। तो बेसिकली वो जो वेन डायग्राम है जो कि ये स्लाइड नंबर 37 में शो हो रही है आपकी, इसमें जो कॉमन नंबर्स हैं इनके
उसी जो फॉर्म के बाद जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जो ओपिनियन आई, जो रिजल्ट्स आए, उसकी बेस पे ये वैन डायग्राम बनाएगी। और आपको पता है कि सेट्स में वैन डायग्राम को कैसे आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो याद रखेंगे जो कॉमन रीजन है ये तीनों का कॉमन रीजन है, यानी ये 6 जिसमें इंडिकेट हो रहा है ना, ये जो मिडिल रीजन है एक्चुअली, ये 6 इंडिकेट कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु टुक 3 कोर्सेज, ऑल 3 कोर्सेज, प्री कैलकुलस, कैलकुलस एंड जावा। इसी तरीके से अगर आप इस 10 को बताना चाहिए 10 क्या है, तो 10 इज द कॉमन रीजन ऑफ पी एंड जे एक्चुअली, स्टूडेंट्स हु टुक प्री कैलकुलस एंड जावा। सिमिलरली, तो अब यहां से अगर आप इस वैन डायग्राम से देखें कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कैलकुलस और प्री कैलकुलस पढ़ी है वो कौन कितने स्टूडेंट्स हैं, तो प्री कैलकुलस और कैलकुलस का कॉमन रीजन जो है वो 3 है एक्चुअली। तो यहाँ से ये आप अगर देख पाएं तो ये 3 स्टूडेंट्स वो हैं who took calculus and pre-calculus but not Java, जिन्होंने, और बाकी भी आप इस वैन डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हैं कि काउंटिंग आप कर सकते हैं। सो डिफरेंट सिचुएशंस को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं इन अ वन फॉर्मेट एक्चुअली। तो अभी आपने काउंटिंग रूल में आपने डिसजॉइंट सेट्स के हवाले से उसकी काउंटिंग कैसे करनी है। अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं उनकी एक सेट की पार्टीशन बनाते हैं तो काउंटिंग कैसे करेंगे, सम अप कर देंगे तमाम सबसेट्स के एलिमेंट्स को, यानी उसके नंबर को, उसकी काउंटिंग को। फिर आपने डिफरेंस रूल पढ़ा, फिर आपने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव रूल पढ़ा, और कहीं पे आप इसको वैन डायग्राम से भी इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। थ्योरेटिकली इन चीज़ों का आंसर शायद पॉसिबल नहीं होता है। आप ऐसी सिचुएशन को मैथमेटिकली फार्मूलेट करते हैं, लॉजिकली एक्सप्रेस करते हैं, लॉजिकली फार्मूलेट करते हैं, तो आपको बड़ा आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। अब मैं वापस आ जाता हूँ, इफ़ यू रिकॉल पिजन होल प्रिंसिपल, ये जो स्लाइड नंबर 26-7 है, ये चूँकि एक कंसिस्टेंसी में आ रहा था तो मैंने इसलिए तो स्लाइड 36-35 पहले करा दी। पिजन होल प्रिंसिपल जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है और कुछ एग्जांपल से इसको एलाबरेट भी किया गया, इसको अप्लाई भी किया गया कुछ एग्जांपल्स पे। तो ये बड़ा सादा सा प्रिंसिपल है पिजन होल प्रिंसिपल। वैसे वैसे तो ये नाम से बड़ा क्लियर है, अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, बल्कि मैं इस फिगर से अगर शो करूं, ये स्लाइड नंबर 26 में आप 25 में देख रहे हैं आप, पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है। अब आप देखें कि आपके पास 2 सेट्स हैं, एक सेट में पिजन है और दूसरे सेट में पिजन होल्स हैं। आप देखें कि आपके पास नंबर ऑफ पिजन इसमें 5 नजर आ रहे हैं जबकि पिजन होल्स 4 हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे देखें कि ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, बल्कि मैं कहूँगा ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया एक सेट से दूसरे सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट्स जो है वो 5 हैं, जो कि पिजन्स कहलाते हैं, और इन पिजन्स ने पिजन होल्स में जाना है जबकि पिजन होल्स 4 है। तो नेचुरली ये जो पिजन होल्स हैं ये कम है और पिजन ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि एक से ज्यादा पिजन्स वो होंगे जो एक ही पिजन होल में जाएंगे। आई मीन, तो चूंकि पिजन होल्स कम हैं, ठीक है, तो जब भी आपके पास डोमेन ज्यादा होगी, वो डोमेन में कम एलिमेंट्स होंगे, तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं रहता है। आई मीन, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस नहीं आते, बल्कि कोर डोमेन में जब एलिमेंट्स कम हों डोमेन की निस्बत, तो फिर कोई एलिमेंट्स जरूर होंगे एक से ज्यादा डोमेन में जिनका एक ही इमेज बन रहा होगा, कॉमन इमेज होगा एक्चुअली। ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन है कि यू हैव मोर पिजन्स देन द पिजन होल्स एक्चुअली। तो फिर ऐसी सूरत में ये जो करस्पॉन्डेंस है, ये जो फंक्शन है, ये 1 to 1 नहीं है। तो होगा क्या कि आपके पास ये जो पिजन होल्स हैं, ये जिसको हम कहते हैं वाई एलिमेंट्स एक्चुअली, इनमें से एक एलिमेंट्स कोई ज़रूर होगा जो मोर देन 1 एलिमेंट्स का इमेज बन रहा होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज बन रहा होगा। तो ये यानी इसको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए पिजन होल प्रिंसिपल का नाम दिया गया, और इसको हम बहुत सारी जगह पे अप्लाई भी कर सकते हैं इस पिजन होल प्रिंसिपल को, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो
इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ कि पिजन होल प्रिंसिपल है क्या, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वन फाइनाइट सेट टू अ स्मॉलर फाइनाइट सेट which cannot be one to one. There must be at least two elements in the domain that have the same image in the codomain. जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास डोमेन एलिमेंट्स ज्यादा हैं, कोडोमेन में कम है, तो कोई एक से ज्यादा एलिमेंट्स डोमेन के वो होंगे जिनका इमेज एक ही एलिमेंट होगा कोड में, सेम इमेज होगा एक्चुअली। तो इसको एक्सप्लेन किया गया है उसी पिजन होल एग्जाम्पल से, पिजन होल प्रिंसिपल को पिजन होल और पिजन्स की एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। अब ये दो पार्ट दिए हुए हैं जस्ट इसको समझने के लिए। इन अ ग्रुप ऑफ 6 people must there be at least 2 who were born in the same month? In a group of 13 people must there be at least 2 who were born in the same month? Why? Okay, कोई 6 लोग हैं, तो क्या वो टोटल 12 मंथ है इन अ ईयर एक्चुअली, तो 6 लोग जो हैं या 7 हैं या 8 हैं, 9 हैं, 10 है, 11 है, इवन 12 है, तो क्या कोई 2 लोग ऐसे होंगे जो नेसेसरली सेम मंथ में जिनकी बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ हो सेम मंथ में, लाइक अब 6 हैं, 6 नंबर ऑफ पीपल ए बी सी डी ई एफ, तो नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इट इज नॉट नेसेसरी द 2 नंबर ऑफ पीपल would have the birthday must have the birthday in the same month actually, because 6 लोग हैं आपके पास, मंथ 6 से ज्यादा हैं, तो वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बन सकती है, देयर इज नो इशू एट ऑल। लेकिन ये इसका दूसरा पार्ट है कि अगर आपके पास 13 लोगों का ग्रुप है, इन अ ग्रुप ऑफ 13 पीपल, तो अगर मैं 12 लोग कहूंगा तो एक की डेट ऑफ बर्थ जनवरी में है, दूसरे की फेब में, तीसरे की मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड सो फॉर, लेकिन जो 13 नंबर पे होगा वो जरूर किसी ऊपर वाले के साथ कॉमन मंथ शेयर कर रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में वो ज्यादा हैं, कोड डोमेन में कम है, तो जब वो इमेज बनेंगे तो वहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम इमेज बन सकता है, मोर देन वन एलिमेंट्स का सेम इमेज, यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं रहती। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल है कि अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी मस्ट देयर बी एट लीस्ट 2 पीपल विद द सेम नंबर ऑफ हेयर्स ऑन देयर हेड्स। अब लेट्स से न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है इट इज अराउंड 0.5 मिलियन, 50 के करीब है, जबकि ऑन एवरेज ह्यूमन बीइंग के जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं दैट इज काउंटेड टू वर्ड्स 0.3 मिलियन एक्चुअली, 30 लाख के करीब बाल होते हैं। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि 50 लाख लोग हैं और क्वांटिटी ऑफ हेयर, जो नंबर ऑफ हेयर्स हैं वो 30 लाख हैं, वो कम है, तो कुछ लोग होंगे उसमें से जिनके नंबर ऑफ हेयर जो हैं वो हम कह सकते हैं कि सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि ये पिजन होल प्रिंसिपल जो है ये अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ पिजन ज्यादा हैं पिजन होल से। ये इस सिचुएशन को आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, दोनों एग्जांपल्स को, ये मैं इसका आंसर कर चुका हूँ, आप इसको मजीद भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सिमिलरली ये एक एग्जांपल और एक्सप्लेन की गई है। A drawer contains 10 blacks and 10 white socks. You reach in and pull out without looking at them. What is the least number of socks you must pull out to be sure to get a matched pair? Explain how the answer follows from the pigeonhole principle. Again, क्या pigeonhole principle यहाँ पे अप्लाई होता है? ये कहता है कि सिंपल है, ड्रायर है, उसमें 10 बॉल पड़ी हैं, यू जस्ट पुल आउट और आप एक बॉल निकालते हैं। बॉल्स के कलर 2 हैं मैक्सिमम, एक वाइट है और एक ब्लैक है। सो यू हैव 10 नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स, यू जस्ट पुल इट आउट वन बाय वन। पहला जब आप उसमें से बॉल निकालते हैं या तो वो ब्लैक होगा या वाइट होगा, लेट्स से वो ब्लैक है, तो दूसरे ऑप्शन में ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो मैच्ड पेयर किस स्टेप पे जाके निकलेगा, उसके लिए क्या चाहिए होगा? तो आपके पास फर्स्ट स्टेप पे अगर ब्लैक है और लेट्स से सेकंड स्टेप पे ब्लैक होगा तो पेयर बन जाएगा, नहीं तो वाइट होगा। लेकिन थर्ड स्टेप पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको या ब्लैक मिलेगा या वाइट मिलेगा और एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो एट थर्ड स्टेज मैक्सिमम, यानी एट मोस्ट थर्ड स्टेज पे जाके एक पेयर
विद द सेम कलर वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी ब्लैक ब्लैक दो आ जाएंगे या फिर वाइट वाइट दो दो आ जाएंगे। तो पिजन होल प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यू आर जस्ट पुलिंग आउट दी सॉक्स, जो बॉक्स है उसमें से सॉक्स निकाल रहे हैं और पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास दूसरी साइड पे कलर्स हैं जिनको हम पिजन होल्स कह रहे हैं, जो कि वाइट और ब्लैक हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पिजन ज़्यादा हैं, सॉक्स ज़्यादा हैं, 10 सॉक्स हैं, लेट्स से 20 हैं, 30 हैं, जबकि दूसरी साइड पे आपके पास जो कलर हैं वो कम हैं। तो इस पिजन होल प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है और आप कहते हैं कि एट थर्ड स्टेज, एट मोस्ट एट थर्ड स्टेज, मिनिमम आपको 2 ऑपरेशंस करने होंगे, अदरवाइज एट थर्ड ऑपरेशन और थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेप पे आपको जो पेयर है विद द सेम कलर वो मैच कर जाएगा। सिमिलरली ये एक एग्जांपल एक्सप्लेन की गई, ये एक सेट है, उसमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। और ये एग्जांपल्स में बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसको काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन भी किया गया कि 5 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम सेट ए, मस्ट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ द इंटीजर्स हैव अ सम ऑफ 9। तो अगर आप 5 इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वन पेयर ऑफ द इंटीजर जो है इट मस्ट हैव द सम इक्वल टू 9। तो ये नीचे इसके पेयर्स बनाए गए हैं जिनका सम 9 बनता है, 1 8 2 7 3 6 4 5। ये जो पहला क्वेश्चन है उसका तो आंसर यहाँ पे आ जाता है। दूसरा जो पार्ट बी है, इफ 4 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए, मस्ट एट लीस्ट वन पेयर ऑफ द इंटीजर्स हैव अ सम ऑफ 9। और अगर 4 इंटीजर सेलेक्ट किए जाते हैं इनमें से, तो फिर क्या उनका सम जो है वो 9 बनता है। और इस पे पिजन होल प्रिंसिपल एक्चुअली अप्लाई नहीं होता है। इसको अगर आप यहाँ पे देखें, ये पार्ट बी को एक्सप्लेन किया गया। द आंसर इज नो, दिस इज अ केस वेयर द पिजन होल प्रिंसिपल डजंट अप्लाई, द नंबर ऑफ पिजन्स इज नॉट लार्जर देन द नंबर ऑफ पिजन होल्स। फॉर इंस्टेंस, इफ यू सेलेक्ट द नंबर ऑफ 1 2 3 4, then since the largest sum of any two of these number is 7, no two of them add up to 9। तो अगर आप कोई 4 डिजिट लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 लिया, इनमें से कोई भी दो का पेयर अगर आप बनाएंगे तो उसका सम 9 के इक्वल नहीं होता है। तो एक्चुअली नंबर ऑफ पिजन्स जो हैं वो कम है, जबकि नंबर ऑफ पिजन होल इस केस में ज़्यादा है। इसलिए इसका आंसर तो नो हो गया। और इसको जनरलाइज किया गया इस पिजन होल प्रिंसिपल को। इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लें कि इसको आगे अप्लाई भी किया गया है। For any function f from a finite set x with n elements to a finite set y with m elements, एक फंक्शन है जिसके सेट x में डोमेन सेट में n एलिमेंट्स हैं, जबकि उसके को डोमेन सेट में m एलिमेंट्स हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k इफ k इज लेस आर इक्वल लेस देन n by m, मतलब आपके पास एक सेट है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, जबकि दूसरे सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। तो जो k होगा इट मस्ट बी लेस देन 10/5, आई मीन k मस्ट बी लेस देन 2। जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल ये कहता है कि देन देयर इज सम y which belongs to y such that y is the image of at least k plus 1 distinct elements of x। ओके, इसको समझना है तो ये एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है स्लाइड नंबर 33 पे। Show that how the generalized pigeonhole principle implies that in a group of 85 people, at least 4 must have the same last initial। Okay, let's say आपकी क्लास में 85 स्टूडेंट्स हैं और हर एक के जो नाम है उसका जो इनिशियल है वो अल्फ़ाबेट है, लाइक 26 अल्फ़ाबेट्स में से। तो 85 स्टूडेंट्स अगर हैं तो कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं एट मोस्ट और एट लीस्ट जिनका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो इनिशियल है वो सेम रहता है। तो इसको अगर आप देखें तो आपके पास यानी दो सेट्स हैं एक्चुअली। सेट एक्स है उसमें 85 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में आपके पास 26 हैं, अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। तो आप 85 डिवाइडेड बाय 26 करेंगे, ये नंबर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। यानी अगर आप कहेंगे कि 26 पॉइंट समथिंग है, नो सॉरी 3.23 है, 27 है, 3.27। तो अब मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट अगर आपके पास 85 स्टूडेंट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 78 स्टूडेंट्स वो होंगे
जिनका जो इनिशियल है वो सेम होगा, और बाकी जो 7 है 78 प्लस 7, वो जो 7 डिफरेंस बन रहा है वो 4 हो सकता है, वो मतलब दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 3 एक्चुअली। तो अगर आप इसको पिजन होल, जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल सेंस में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि the generalized pigeonhole principle simply states that some initial must be the image of at least 3 plus 1 people, कि कुछ इनिशियल ऐसे होंगे नामों के जो 3 plus 1 people मीन्स कि 4 लोगों के इमेज बन रहे होंगे एक्चुअली, thus at least 4 people have the same last initial actually। तो ये इसको रिलेट किया गया है पिजन होल प्रिंसिपल से इस एग्जांपल को। आई थिंक ये एग्जांपल वेल एक्सप्लेन करती है जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल को। मजीद इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक की डिस्कशन के हवाले से जो भी आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर करें। शाबाश। सर जो आपने प्री कैलकुलस वाला समझाया उसकी वेट डायग्राम समझ गए? हाँ जी, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ वेन डायग्राम को। ये वाला, अच्छा, आपने सबसे पहले तो सिर्फ ये देखना है कि आपने वेन डायग्राम जो है प्लॉट की है, आपने सर्कल किया है पी को, जे को और सी को। पी आपकी प्री कैलकुलस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री कैलकुलस पढ़ी है, सी जो है आपके उस कैलकुलस के स्टूडेंट है, जे है वो जावा पढ़ी। अब आपने करना ये है कि एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री कैलकुलस पढ़ी है, जिन्होंने जावा पढ़ी है और जिन्होंने कैलकुलस एक्सक्लूसिवली अलग अलग पढ़ी है। अब कुछ चीज़ों का जो आंसर है वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मसलन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 30 took pre-calculus, 18 took calculus and 26 took Java। और कुछ हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है कि इसमें से, यानी टोटल याद रखें ये 47 में से आपने करना है, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोर्स इसमें से नहीं पढ़ा है। मीन्स 3 स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सल सेट में तो आ रहे हैं, इन तीनों में नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जो टोटल मॉडल हो रहा है आपके पास, इसमें ये नंबर जो है अगर आप ये टोटल काउंट करें, 11 + 10 21, देन 27, देन 30 एंड 10 आर 43। और ये जो 3 एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सल सेट में पढ़े हैं, यानी ये 3 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी नहीं पढ़ा है। तो ये जो सर्कल के अंदर स्टूडेंट्स का नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो इट इज़ 47, जो कि उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। पहली बात तो ये। अब आ जाते हैं कि इन 47 में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ प्री कैलकुलस पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलस के साथ प्री कैलकुलस भी पढ़ते हैं, या कितने कैलकुलस के साथ जावा पढ़ते हैं, या जावा के साथ प्री कैलकुलस पढ़ते हैं, या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं तो ये तीनों कोर्सेज साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। तो थोड़ी देर पहले अगर आप देखें इसी स्लाइड में ऊपर वाले पार्ट में देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 6 नंबर वो है जो प्री कैलकुलस भी पढ़ता है, कैलकुलस भी और जावा भी, यानी ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन है उसमें आप 6 रख लें। पहली बात तो ये दिस 6 काउंट्स टुवर्ड्स 3 ऑफ देम, यानी ये 6 पी में भी काउंट करेंगे आप, जे में भी और सी। इसलिए अगर आप इस 6 का रीजन देखें तो ये कॉमन रीजन है अमंग 3 सब्जेक्ट्स, पी, जे और सी में कॉमन रीजन। तो ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब आप ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इन स्टेटमेंट को एक्चुअली हमें दूसरी स्लाइड पे बार बार जाना पड़ रहा है, आप साइमल्टेनियसली सामने रखें और चीज़ें देखें। अच्छा, अब आप देखें कि 16 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि कैलकुलस और जावा पढ़ते हैं। 16 कैलकुलस और जावा, तो 16 स्टूडेंट्स। अब कैलकुलस और जो जावा है उसका कॉमन रीजन अगर आप देखें, लेट मी 16 स्टूडेंट्स took both calculus and java, yes, no, pre calculus and java, ये वाला pre calculus and java। तो अब आप देखें 16 स्टूडेंट्स हैं जो प्री कैलकुलस और जावा पढ़ते हैं, तो 6 तो ऑलरेडी हैं उसमें मौजूद हैं, तो बाकी इन दोनों के कॉमन रीजन में 10 स्टूडेंट्स और करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अब देखें 10 + 6 ये वो नंबर है जो प्री कैलकुलस भी पढ़ते हैं, जावा भी पढ़ते हैं,
और इसमें से जो 6 वाला नंबर है उसके साथ वो स्टूडेंट्स हैं जो कैलकुलस भी पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ आ गई कि ये 10 यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से, यानी इन सारी स्टेटमेंट्स को आप अपने सामने रखें और इसकी वैन डायग्राम बनाएं। अब देखें 8 स्टूडेंट के बारे में कहा रहा है, दे टुक बोथ कैलकुलस एंड जावा। अच्छा, अब आप देखें कि 6 ऑलरेडी कॉमन है, तो 8 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने जावा और कैलकुलस एक साथ पढ़ी। तो 6 तो पहले भी मौजूद है, उसमें भी जावा और कैलकुलस मौजूद है ना, ये तो तीनों का कॉमन है। बाकी यहाँ पे 2 हमें लिखना पड़ेगा जस्ट टू मेक इट 8 एक्चुअली। तो आपने ये रीजन फिल करने हैं एक्चुअली। आपने ये देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, कितने हैं जिन्होंने ये कोई कोर्स भी नहीं पढ़ा, वो 3 है, वो यूनिवर्सल सेट में रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे अगर आप देखें सबसे। सिमिलरली अब आपने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री कैलकुलस और कैलकुलस एक साथ पढ़ी है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जावा और कैलकुलस एक साथ पढ़ी है। तो आपके पास ये सारी स्टेटमेंट्स ऊपर गिवन है, आपने जस्ट ये नंबर्स को फिल करना है और मेक श्योर करना है कि अगर आप प्री कैलकुलस का सर्कल देखें, टोटल प्री कैलकुलस वाला 11 10 6 3, दैट विल मेक इट एक्चुअली 30। अब आप देखें कि प्री कैलकुलस 30 स्टूडेंट्स ने पढ़ी है अगर आप पूरा सर्कल पी वाला देखें, और क्या आप देखें वहां पे वो स्टेटमेंट भी ये रिफ्लेक्ट कर रही है, यही रिफ्लेक्ट कर रही है स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर आप जे को देखें तो 10 + 6 + 8 + 2, दैट विल मेक इट परहैप्स 26। तो 26 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जावा पढ़ी है। सिमिलरली कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैलकुलस पढ़ी है, तो इट इज 6 + 2 + 3 + 7, इट विल मेक इट 18 एक्चुअली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कैलकुलेट की है, कंप्यूट की है फ्रॉम द क्वेश्चंस गिवन टू यू इन क्वेश्चन से, इसको सामने रखते हुए आपने उसकी एक वैन डायग्राम बनाई है। आप बिल्कुल इसको ऐसे ही समझें कि आपके पास मुख्तलिफ सेट्स दिए हुए हैं, उनके इंटरसेक्शन भी दिए हुए हैं, उनके यूनियन भी दिए हुए हैं, सेट्स के एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं, और आप उनकी वैन डायग्राम बनाते हैं। तो होप्स हो कि जब ये दोनों चीज़ें आप सामने रखेंगे, ये स्लाइड भी और उसके साथ आप वैन डायग्राम बनाएंगे, तो वैन डायग्राम इस स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करती है और ये स्टेटमेंट वैन डायग्राम को भी सेटिस्फाई करती है। होप सो आई कुड हैव क्लैरिफाइड। ये बच्चे समझ आ गई है इसकी? और बेहतर जी तरीका सर, ये है कि थैंक आप यू सर। उसी स्लाइड पे जाएं और आप पेपर ले लें, तो आप समझें कि वैन डायग्राम बनती कैसे है। ठीक है, ओके सर। ओके, इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन वी कैन हैव एंड ऑफ द सेशन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्यूसडे को है। इसके बाद के जो लेक्चर स्लाइड्स हैं उनको भी पढ़ के आइएगा, और इंटरेक्टिव सर सेशन ये इस वाली स्लाइड्स नहीं है वहाँ पे, 26, जी बच्चे। 27 एंड 29 की PDF वहाँ पे नहीं है जो आपने लिंक शेयर किया। अच्छा यस सर। मैं 26 की और 27 एंड 29 हाँ हाँ, इनकी क्या? इनकी ये स्लाइड्स नहीं है वहाँ पे जो आपने लिंक शेयर किया था ना, वन ड्राइव लिंक वहाँ अच्छा, पे। मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, डाउनलोड कर लीजिए। ओके सर। और दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें काउंटिंग रूल वाले जो दोनों ये जो स्लाइड्स हैं, लेक्चर्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ के आना है। इस पे एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, जस्ट लाइक ए क्विज एक्चुअली। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आज नहीं है लेक्चर में, उनको कहें एक तो रिकॉर्डिंग बेशक सुन लें, वीडियो लेक्चर भी मौजूद हैं, मटेरियल भी मौजूद है। इन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें, और नेक्स्ट लेक्चर में कोई ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने लास्ट लेक्चर मिस किया था, मैं नहीं आ सका, आ सकी, और देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्यूज़। और उसको मैं पार्टिसिपेटिव लेक्चर बनाऊंगा कि जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन ओवरऑल भी मैंने नोट की हुई है, और उसके बाद चूंकि इंटरनल मार्क्स भी फाइनल करने हैं, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली। आप ये समझें कि आपका एक पूरा एग्जाम होगा उस लेक्चर में रिगार्डिंग काउंटिंग रूल्स एक्चुअली, जिसमें कम्बिनेशंस हैं, परमुटेशंस हैं, और फिर ये जो आज के रिजल्ट्स आपने देखे हैं, पिजन और प्रिंसिपल और बाकी रिजल्ट्स, इनको आप ओके, सो लेट्स लीव द सेशन। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।